स्वागत सभी विद्यार्थियों का। आज एमए फाइनल के द्वितीय प्रश्न पत्र को हम पढ़ेंगे। इसमें साकेत, जो कि कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना है, उस पर हम बात करेंगे। बच्चों, हम जो भी रचना पढ़ते हैं, जो भी पुस्तक पढ़ते हैं, कवि पढ़ते हैं, उनकी कवि की काव्यगत विशेषताएं आपको विशेष रूप से याद होनी चाहिए और परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं इसी पर। अगर हम काव्यगत प्रवृत्तियां करते हैं तो इसमें कवि का पूरी कृति का आकलन हो जाता है। अब इस पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं और मैं आपको निरंतर काव्यगत प्रवृत्तियों के बारे में बताती रहूँगी, तो इससे आपके बहुत सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। जितनी भी काव्यगत प्रवृत्तियां हैं, एक साथ भी निबंधात्मक प्रश्न पे पूछ सकते हैं और एक एक करके भी पूछ सकते हैं। तो अपन मैथिली शरण गुप्त के काव्य की विशेषताएं पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुप्त जी राष्ट्र कवि थे और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की कविताएं किससे प्रभावित हो सकती हैं और उनमें क्या क्या हम देख सकते हैं। गुप्त जी जो थे बहुत ही सरल स्वभाव के थे और लोक संग्रही कवि थे। इन्होंने इस समय अपने युग की समस्याओं के प्रति ध्यान दिया और समस्याओं के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील रहे। उनका काव्य एक और वैष्णव भावना से परिपोषित था, तो साथ ही जागरण व सुधार युग की राष्ट्रीय नैतिक चेतना से अनुप्राणित भी था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, गणेश शंकर विद्यार्थी, मदन मोहन मालवीय, ये उनके आदर्श रहे हैं। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीतिक जीवन में आने से पूर्व ही गुप्त जी का युवा मन गरम दल और राजनीतिक और तत्कालीन क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित हो चुका था। अनग से पूर्व की रचनाओं में विशेषकर जयद्रथ वध और भारत भारती में कवि का क्रांतिकारी स्वर सुनाई पड़ता है। बाद में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और विनोबा भावे के संपर्क में आने के कारण वह गांधीवाद के व्यावहारिक पक्ष और सुधारवादी आंदोलनों के समर्थक बने। यानी अगर अपन देखें तो गुप्त जी का समय कुछ ऐसा था कि जिसमें राष्ट्रीय भावना अपने चरम पर थी और बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे। तो महापुरुषों के संपर्क में आने के कारण उनका प्रभाव उनकी रचनाओं पर पड़ा। द्विवेदी काल के प्राय सभी कवि बहुत ही मर्यादित थे और वो किसी न किसी महान पुरुष से प्रभावित अवश्य थे। और गांधी जी का प्रभाव तो उस समय लगभग पूरे भारतवर्ष पर था। तो गुप्त जी बिल्कुल अछूते नहीं थे। हम गुप्त जी की विशेषताओं पर बात करते हैं। बहुत सारी उनकी विशेषताएं हैं, लेकिन आज अपन उनकी एक विशेषता राष्ट्रीयता और गांधीवाद, इस पर प्रकाश डालेंगे कि उनकी किस प्रकार की राष्ट्रीय भावना थी। राष्ट्रीयता के भाव उनमें कूट कूट कर भरे हुए थे। इसी कारण उनकी सभी रचनाएं राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत है। वे भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के परम भक्त थे, परंतु अंधविश्वासों और थोथे आदर्शों में उनका विश्वास नहीं था। कई बार आपने देखा होगा कि लोग अंधविश्वासी होते हैं और अंधविश्वास के कारण पुरानी जो सड़ी गली परंपराएं हैं उनको छोड़ नहीं पाते हैं। तो हम उनको राष्ट्रभक्त नहीं कह सकते हैं कि वो उनमें राष्ट्रीयता के भाव भरे हुए हैं। राष्ट्रीयता के भाव वो हैं जो आप अपने देश से प्रेम करते हो, अपने देश की जो प्राचीन परंपराएं हैं, गौरव है, उनको याद रखते हुए आप आगे की ओर बढ़ते हो। ये नहीं कि आप अपने देश को पीछे धकेल दो। देश को आगे बढ़ाने के लिए आप उत्तरोत्तर प्रयत्नशील रहें और नई तकनीक के साथ अपने पुराने परंपराओं को साथ लेकर के चलें, न कि सड़ी गली और थोथी जो प्रवृत्तियां हैं, जो विचारधाराएं हैं,
उनको ढोते चलो, जो कि आज के युग में प्रासंगिक नहीं है, उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। तो गुप्त जी जो थे वो आधुनिक भी थे और प्राचीन परंपरा और गौरव को वो मानने वाले थे, अंधविश्वासों को कतई नहीं मानते थे। वे भारतीय संस्कृति की नवीनतम रूप की कामना करते थे। गुप्त जी के काव्य में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता दिखाई देती है। उनमें भारत के गौरवमय अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता का ओजपूर्ण प्रतिपादन है। अपने अपने काव्य में पारिवारिक जीवन को भी यथोचित महत्ता प्रदान की है। इन्होंने अपने काव्य में पारिवारिक जीवन को बहुत महत्व दिया है और नारी मात्र को विशेष महत्व प्रदान किया। जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास की उपेक्षित नारी पात्रों के ऊपर गुप्त जी ने लिखा है, चाहे वो यशोधरा हो, चाहे वो उर्मिला हो या केकई हो। गुप्त जी ने प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य दोनों की रचना की। शब्द शक्तियों तथा अलंकारों के सक्षम प्रयोग के साथ मुहावरों का भी प्रयोग किया है। भारत भारती जो इनकी रचना है उसमें देश की वर्तमान जो दुर्दशा, यानी उस समय की जो दुर्दशा थी, उसके प्रति दुख क्षोभ प्रकट किया और ऐसा करते हुए कवि देश के अतीत का अत्यंत गौरव और श्रद्धा के साथ गुणगान करते हैं। भारत श्रेष्ठ था और सदैव रहेगा, यही भाव इनकी इन पंक्तियों में दिखाई देता है। देखिए, आपको उदाहरण देती हूँ। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। गौरवमय अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता यहाँ दिखाई देती है। एक समुन्नत, सुगठित और सशक्त राष्ट्रीय नैतिकता से युक्त आदर्श समाज, मर्यादित एवं स्नेहसिक्त परिवार और उदात्त चरित्र वाले नर नारी के निर्माण की दिशा में उन्होंने प्राचीन आख्यानों को अपने काव्य का वर्ण विषय बनाकर सभी पात्रों को एक नया अभिप्राय दिया है। उनके जो ग्रंथ हैं, उनके प्रमुख पात्र हैं, वो भी प्राचीन भारतीय इतिहास से लिए गए हैं। उनके जयद्रथवत, साकेत, पंचवटी, सैरंध्री, बकसंहार, यशोधरा, द्वापर, नहुष, जय भारत, हिडिंबा, विष्णुप्रिया, रत्नावली आदि कितने ही ग्रंथ उनके जो कि भारतीय संस्कृति को प्रकट करते हैं। तो आप इसको पढ़ें बच्चों। कल हम आगे की विशेषताएं, अगले टर्न पर आगे की विशेषताएं देखेंगे। धन्यवाद।